डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन अवर साइंस क्लास, बायोलॉजी क्लास। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी। और प्यारे विद्यार्थियों, जेनेटिक्स को समझने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि आपके अंदर जो गुण हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, वो कहां से आए, आपके पेरेंट्स के अंदर कैरेक्टर कहां से आए। तो प्यारे विद्यार्थियों, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता आखिरकार होता क्या है। तो आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स का मतलब क्या है? उनकी संतानों में। तो गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, हिंदी में अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं तो गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, दूसरी पीढ़ी में जाना आनुवांशिकता कहलाता है, आनुवांशिकता कहलाता है। अब ये जो हैं गुण, आपकी अगर मैं बात करूं तो आप में जो भी गुण हैं वो 50% आपके फादर से आए हैं, 50% आपकी मदर से आए हैं, और दोनों के गुणों को मिलाकर के आप में जो गुण है वो दोनों के गुणों का योग है। तो अगर देखा जाए तो किसी भी संतान के अंदर, क्योंकि मनुष्य के अंदर जो जनन होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है, वो सेक्सुअल होता है, यानी कि लैंगिक जनन होता है। इस कारण से दोनों के कैरेक्टर बच्चों के अंदर ट्रांसफर होते हैं और इसे हम हेरिडिटी के नाम से जानते हैं। अब जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स किसे कहते हैं? जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी। आनुवांशिकी आखिरकार है क्या? ठीक है, तो जो साइंस हमें यह बताती है कि किस प्रकार से गुण एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाते हैं, उस साइंस की ब्रांच को हम बोलते हैं आनुवांशिकी। द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जो साइंस की ब्रांच हमें आनुवांशिकता और विभिन्नता के बारे में बताती है, उसे हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी। ठीक है, तो अगर मैं आपकी बात करूं तो प्यारे विद्यार्थियों, साइंस हमें यह बताती है कि यहां पर आप हो, यू, तो आपके, थोड़ा नीचे ले लेता हूं मैं इसको, ये आप हैं, तो आप में जो कैरेक्टर आए वो 50% किसके आए? फादर के, 50% मदर के। ठीक है, आपके फादर में किसके आए प्यारे विद्यार्थियों? उनके ग्रैंडफादर के। आपके ग्रैंडफादर हो गए ना, आपके फादर के फादर आपके क्या हो गए? ग्रैंडफादर हो गए। ठीक है, और फादर की जो मदर थी वो आपकी ग्रैंड मदर हो गई, ग्रैंड मदर। इसी तरह से नाना नानी भी होते हैं प्यारे बच्चों, ग्रैंड मदर। ठीक है, तो यह माना जाता है कि 50-50 इनके हैं, तो आपके फादर में भी क्या है? इनके 50-50 आए थे ना। तो अगर देखा जाए तो आपके दादा से आपको कितने कैरेक्टर मिले? तो एक अनुमानित 25% आपको दादा से मिलते हैं, क्योंकि दादा के गुण फादर में आ गए और फादर से आप में आए हैं। तो 25% ग्रैंडफादर से और 25 ग्रैंड मदर से हम मान करके चलते हैं। तो ये कुछ एक इस प्रकार का एक चार्ट बनता है। उसके बाद अगली पीढ़ी की बात करें तो 12.5% आपके अंदर ग्रेट ग्रैंडफादर यानी पड़दादा और 12.5% आप में पड़दादी के कैरेक्टर्स होते हैं।
तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो एक पीढ़ी से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में अगर आज भी बात करेंगे, कहा जाता ना कि ये उनके वंशज हैं, ये ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कुछ तो गुण उनके आए होंगे, कुछ तो बात रही होगी उनमें, ऐसे ही तो लोग जिक्र नहीं करते। सुना होगा आपने प्यारे विद्यार्थियों, इसीलिए लोग उनके नाम की दुहाई देते हैं कि ये उनका पुत्र है, ये उनका पड़पोत्र है। ठीक है, कारण क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? क्योंकि उन लोगों ने अच्छे काम किए थे, इसीलिए लोग ये मानते हैं कि आनुवंशिकता के कारण उन्हीं के गुण उसमें ट्रांसफर हुए हैं, इसलिए हो न हो कुछ परसेंट तो उसके अंदर वो बात जरूर होगी। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो किसी भी जीव के ऊपर दो चीजें इफेक्ट करती हैं, एक होता है हेरिडिटी और दूसरा होता है इन्वायरमेंट। यह भी डिपेंड करता है कि वो आज के दिन किन लोगों के बीच में रह रहा है। दोनों हेरिडिटी और इन्वायरमेंट इक्वली इफेक्ट करते हैं। अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिल रहा तो जीन चाहे कितने भी अच्छे हों, अगर संगति खराब है तो वो जीन का असर भी बहुत जल्दी बेअसर हो जाता है प्यारे विद्यार्थियों। सो कैरेक्टर्स आर द सम ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। किसी भी व्यक्ति के गुण जो हैं वो आनुवंशिकता और पर्यावरण के जोड़ के बराबर होते हैं। दोनों को जोड़ लीजिए, अच्छी उसकी जीन स्ट्रक्चर है, उसका डीएनए अच्छा है, इन्वायरमेंट भी अच्छा मिला तो उसके क्या कहने। जीन अच्छे हैं, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिला तो बेअसर बहुत जल्द हो जाता है। जीन हो सकता है ज्यादा अच्छे ना हो, पुराने पूर्वजों ने मतलब हो सकता है कि उतना अच्छा काम ना किया हो या कुछ गलत किया हो, पर प्यारे विद्यार्थियों अगर उसको आज के दिन बढ़िया एनवायरनमेंट मिल जाए तो ऐसे लोग देखे हैं जो क्रिमिनल से जज तक बने हैं। उनके बच्चे, मां बाप चाहे क्रिमिनल्स हो, बच्चे जज तक बने हैं, कारण उनकी परवरिश, उनको दिया जाने वाला इन्वायरमेंट है। तो आज पूरी परतें उधेड़ देंगे, हेरिडिटी क्या है, आनुवंशिकता क्या है, कैसे गुण जाते हैं, डीएनए क्या है, डीएनए में होता क्या है, जीन क्या करते हैं, आनुवंशिकता का पिता कौन है। ठीक है, बारी बारी से लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अब हम बात करते हैं वेरिएशंस की। वेरिएशंस तो अगर देखा जाए प्यारे विद्यार्थियों कि अगर हमारी बात करें तो हमारे में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन लीड टू वेरिएशन, कि जो लैंगिक जनन होता है उस कारण से विभिन्नताएं ज्यादा आती हैं। हिंदी में मैं लिख देता हूं, लैंगिक जनन से अधिकतर विभिन्नताएं आती हैं क्यों? क्योंकि इसमें 50% गुण पिता से और 50% गुण माता से प्राप्त होते हैं। अगर देखा जाए अलैंगिक जनन, जिसमें एक ही जीव से नया जीव बनता है तो उसमें विभिन्नताएं ना के बराबर आती हैं, क्योंकि 100 के 100% कैरेक्टर उसी जीव की अगली पीढ़ी में आए। जैसे अमीबा है, अमीबा में उसी जीव से नया जीव बनता है तो वो सारे के सारे कैरेक्टर ही उसमें ट्रांसफर होते हैं, तो विभिन्नताएं आने का क्या चांस बनता ही नहीं है। जबकि हमारी बात करें तो हमारे में 50% फादर के आए, 50% मदर के आए, तो बच्चा कुछ मिला जुला सा उनका दोनों का जोड़ होगा। तो इसीलिए क्या होता है कि वेरिएशंस यानी विभिन्नताएं आती हैं। अगर आज बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो आज इस दुनिया के अंदर तरह तरह की, अब ये विभिन्नताएं देखिए, ये छोटा रैबिट है, ये मीडियम रैबिट है और ये लार्ज रैबिट है। देखिए तीनों के अंदर आप देख सकते हैं इनके कलर में डिफरेंस है, इनके साइज में डिफरेंस है। तो ये क्या है, वेरिएशन है। वेरिएशन यानी विभिन्नता, और इसी विभिन्नता के कारण आज हम करोड़ों के अंदर से भी अपने को पहचान लेते हैं। आपका कोई अपना सैकड़ों लोगों की भीड़ में भी हो, हालांकि उसमें वही सब कुछ है, ब्लड उसमें है, नाक का नाक, मुंह सब वही का वही,
पर बनावट ऐसी कि दूर से पहचान लें। उसके पीछे का जो लॉजिक काम करता है प्यारे विद्यार्थियों, वो है वेरिएशन, यानी कि विभिन्नता। ये विभिन्नता ही है जिस कारण से आज इस धरती पर इतने थोड़े थोड़े चेन से लाखों जीव हैं, और लाखों करोड़ों होने के बावजूद भी, मैं करोड़ों नहीं अरबों की बात करता हूं, जब 150 करोड़ की पॉपुलेशन तो इंडिया की ही है, जो वर्ल्ड के 2 नंबर का देश है। और आज के दिन यह अनुमान लगाया गया, आज अगर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, आज की न्यूज यह है कि 2027 तक भारत दुनिया का 1 नंबर का देश होगा जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगी, और वो चाइना को पछाड़ जाएगा। तो जब 150 करोड़ लोग आपस में नहीं मिलते, यहां तक कि जुड़वा भी 100% आपस में नहीं मिलते, जबकि वो एक ही युग्मनज, एक ही जायगोट से बनते हैं, तो सोचिए कि विभिन्नताएं कितना विकराल रूप धारण करती हैं। अब देखिए कि आप ये देख लीजिए, थोड़ा थोड़े फर्क के अंदर इतने सैकड़ों मनुष्य आपको दिख जाएंगे। सबका अगर देखा जाए, अगर मैं एक कंट्री के भी मनुष्य लूं, अगर सबकी ब्राउन आईज हैं और फेयर कलर है, फिर भी उनके अंदर इतनी सारी वेरिएशन पाई जाती है, इतनी सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं कि सभी को आराम से पहचाना जा सकता है। तो ये किसका परिणाम है प्यारे विद्यार्थियों? ये लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही परिणाम है। तो अब आपको विभिन्नताएं यानी वेरिएशंस के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर सबसे पहले किसी व्यक्ति ने काम किया आनुवांशिकता के ऊपर, तो ये महाशय थे जिनका नाम है ग्रेगोर जॉन मेंडल। मेंडल के नाम से मशहूर ये शख्स जो आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, इन्होंने इतना ज्यादा काम किया था आनुवांशिकता के ऊपर कि इन्हें आज के दिन अगर हम बात करें, फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स। अगर आज के दिन अगर हम बात करें कि आनुवांशिकता का पिता कौन है, तो वो कोई और नहीं बल्कि ग्रेगोर जॉन मेंडल है प्यारे विद्यार्थियों, आनुवांशिकता का पिता। अब आखिरकार इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनको आनुवांशिकता के पिता के रूप में जाना जाता है? तो आपको मैं बताता हूं, मेंडल ने एक पौधे के ऊपर सैकड़ों प्रयोग किए। ठीक है, सैकड़ों प्रयोग इन्होंने किए। ही यूज्ड पी प्लांट्स, मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किए। किसके? आनुवांशिकता के, कि इस पीढ़ी के मटर ऐसे हैं तो अगली पीढ़ी के मटर कैसे होंगे, उससे अगली के कैसे होंगे। लेकिन जब तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, इनकी पहचान एज ए जेनेटिक्स फादर ऑफ जेनेटिक्स नहीं की गई। लेकिन बदकिस्मती थी हमारी कि जब ये इस दुनिया में नहीं रहे और जब इनके द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट्स को लोगों ने पहचाना, देखा और जाना, तब यह जाकर के पता लगा कि जो काम इन्होंने आज से 30 साल पहले कर दिया है, यानी कि 1905 के आसपास इनके काम को पहचाना गया था, तो यह पता लगा कि जो काम इन्होंने आज से 30 साल पहले कर दिया है वो आज के वैज्ञानिक कर रहे हैं। और फिर इनकी किताबों को पढ़ने के बाद इनको आनुवांशिकता का पिता की उपाधि दी गई, यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगोर जॉन मेंडल। अब हम बात करेंगे कि आखिरकार इन्होंने ऐसा क्या किया था कि इन्हें आनुवांशिकता के पिता के रूप में जाना जाता है, तो उसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मेंडल ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए? पी मटर पर। पी का जो वैज्ञानिक नाम है उसको बोलते हैं पाइसम सैटिवम। अनेकों बार तो इसका वैज्ञानिक नाम ही पेपर के अंदर आया है कि पी जो है उसका साइंटिफिक नेम क्या है। साइंटिफिक नेम, तो साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सैटिवम। अब अगर हम बात करें कि मेंडल ने मटर को ही क्यों चुना इतने सारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कारण उसके पीछे यह था, दे आर जेनेटिकली सिंपल, ये बहुत ही साधारण होते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं पहले आपको, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर को ही क्यों चुना। मटर को ही क्यों चुना, उसके पीछे का कारण क्या है? नंबर 1 क्या है? ये साधारण होते हैं, यानी दिखने में सब कुछ, इसमें कोई कंप्लेक्सिटी नहीं होती,
साधारण होते हैं। नंबर 2, यानी कि इनके एक गुण को एक समय पर समझा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। मटर में अनेक प्रकार के गुण पाए जाते हैं, जिसमें से 7 गुणों पर मेंडल ने प्रयोग किया था। वे 7 गुण कौन से हैं अगले स्लाइड में हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये समझिए कि इनके प्रत्येक गुण को समझा जा सकता है, प्रत्येक गुण को समझा या पढ़ा जा सकता है। समझा लिख देता हूं, समझा जा सकता है। दूसरी पॉइंट क्या थी कि इसके अंदर ब्रीडिंग कंट्रोल कर सकते हैं। ब्रीडिंग यानी जो मटर है, मटर में ब्रीडिंग कंट्रोल मतलब स्वपरागण भी हो सकता है। स्वपरागण मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था प्यारे विद्यार्थियों, जिसे हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। और परपरागण तथा परपरागण यानी क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकता है। परपरागण क्या होता है? क्रॉस हो सकता है। तो ये मेंडल की खास बात है कि दोनों कर सकते हैं इसमें, स्वपरागण भी और परपरागण भी। ठीक है, तो ये चीज हमने कर ली कि वो एक गुण को एक समय पर स्टडी कर सकता था। तीसरा, ये जल्दी बढ़ जाते हैं। ये 90 दिन में लगभग तैयार हो जाते हैं। ये केवल 90 दिन में तैयार हो जाते हैं, 90 दिन में। तो अगर मेंडल कोई ऐसी फसल लेता जो आमतौर पर अगर बात करें 120 से 150 दिन में तैयार होती, तो कितना ज्यादा समय लगता? 90 दिन भी बहुत कम नहीं होते प्यारे विद्यार्थियों। 3 महीने बाद आपको आज के रिजल्ट का पता लगेगा, फिर अगली पीढ़ी के लिए फिर 3 महीने इंतजार करेगा, फिर अगली पीढ़ी के लिए 3 महीने, करते करते आपको पता ही नहीं चलेगा कि 10-12 साल तो आपको लग जाएंगे मटर को समझते समझते कि अगली पीढ़ी के गुण कैसे होंगे। तो इसीलिए इसने मटर को चुना क्योंकि ये केवल 90 दिन में तैयार हो जाता है। दे ग्रो क्विकली, बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, 90 दिन में तैयार हो जाता है। तो यह भी मेन रीजन था कि मेंडल ने मटर को ही चुना सारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अब आखिरकार मटर में वो 7 गुण कौन से होते हैं? तो यहां पे आप देख सकते हैं कि बीज, कुछ मटर के बीज कैसे होते हैं? गोल होते हैं, और कुछ के झुर्रीदार होते हैं। यहां पर ये जो मटर है इसके बीज कैसे हैं? गोल, और इसके कैसे हैं? झुर्रीदार। फिर अगर हम बात करें सीड कलर की, कि कुछ के बीज कैसे होते हैं? पीले होते हैं, और कुछ के बीज कैसे होते हैं प्यारे विद्यार्थियों? हरे होते हैं। पीले बीज, पीले बीज, और कुछ के बीज कैसे होते हैं? हरे बीज। ठीक है, सीड कोट कलर, सीड के बाहर की कवरिंग, कुछ के सीड के बाहर जो छिलका होता है, बीज का छिलका, बीज का छिलका कुछ में कैसा होता है? कलरफुल होता है, और कुछ मटर्स में वो बीज का छिलका व्हाइट होता है, सफेद होता है प्यारे विद्यार्थियों। फिर उसने क्या देखा कि कुछ के अंदर जो फली है वो फूली हुई होती है, कुछ में सिकुड़ी हुई होती है। फली जो है फूली हुई इस प्रकार से, और किसी में सिकुड़ी हुई, कंस्ट्रक्टेड। फली कैसी है? फूली हुई, सिकुड़ी हुई मटर की। ठीक है, कुछ के अंदर फ्लावर टॉप में लगते हैं, एक्सियल यानी साइड में लगते हैं, और कुछ में टर्मिनल यानी टॉप पे लगते हैं। फूल साइड में, और इसमें कुछ मटर में फूल कैसे कहां पर लगते हैं? टॉप पर। ठीक है, स्टेम लेंथ कुछ कैसे होते हैं? यहां पर मैं नंबरिंग दे देता हूं प्यारे विद्यार्थियों। नंबर 1 गोल और झुर्रीदार, कुछ में पीले बीज, कुछ में हरे बीज। कुछ में छिलका कैसा होगा? कलरफुल, कुछ में सफेद। कुछ में फली कैसी होगी? फूली हुई, कुछ में सिकुड़ी हुई। कुछ में फूल साइड में, कुछ में टॉप पर। ठीक है, और उसके बाद फली का कलर, कुछ में हरा, कुछ में येलो, ये हमने छोड़ दिया। यहां पर आ जाइए, फली हरी, फली पीली, और लास्ट में ये वाला, कुछ पौधे कैसे होंगे? लंबे पौधे, और कुछ पौधे कैसे होंगे मटर के? बोने पौधे। तो ये 7 गुण थे।
कई बार पेपर में आ जाता है कि इनमें से कौन सा गुण मटर के अंदर नहीं पाया जाता। तो ये 7 कैरेक्टर्स हैं, ये आप एक बार देख लीजिए। पूरे मटर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बीज कैसा, फली कैसी, फली सिकुड़ी हुई, फूली हुई, फ्लावर साइड के अंदर एंगल पर या फ्लावर टॉप पर, मटर के बीज के जो बेल की लंबाई लंबी, बेल की लंबाई छोटी। तो ये 7 कैरेक्टर्स थे जो मेंडल्स को पता थे कि इतने सारे कैरेक्टर जब मटर के अंदर है तो इसको समझना बहुत आसान है। इसी कारण से हम इसके अंदर अनेकों प्रयोग करवा सकते हैं, यानी कि गोल बीज वाला झुर्रीदार से करवा सकते हैं, ऐसा मटर ले सकते हैं जिसमें हरी बीज हो, उसको ब्रीडिंग करवा सकते हैं येलो के साथ। ब्रीडिंग समझते हो ना, परागण करवा देना। परागण क्या होता है? उसके परागकण निकाल करके उसके वर्तिकाग्र पर डाल देना। जिसको नहीं मालूम तो हमारा पिछला लेक्चर जो था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फूलों वाले पौधों में जनन, वो देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से अलग अलग पौधों के गुणों को मिला करके नया पौधा तैयार किया जाता है जिसमें दोनों पौधों के गुण पाए जाते हैं। एक पौधे के अंदर से नर भाग से परागकण लेते हैं और वो गिरा देते हैं दूसरे पौधे के मादा भाग के ऊपर। उसके बाद जो बीज बनेंगे उसमें उन दोनों का संगम होगा, जोड़ होगा। तो उसके बाद देखा जाता है कि बीजों से जो पौधे तैयार हुए वो किस प्रकार के तैयार हुए, क्या उसके अंदर नर के गुण आए या मादा के आए, या फिर हुआ क्या। वो सारी कुछ स्टडी मेंडल ने की, उसमें से कुछ एक एक्सपेरिमेंट हम आपके साथ भी डिस्कस करने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट लीजिए, हम सीधा आपको वही ले चलते हैं कि मेंडल ने मटर के ऊपर क्या क्या किया। मेंडल एक्सपेरिमेंट, तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट जो किए वहां से मेंडल ने आनुवांशिकता को मुख्य 3 नियम दिए। 3 नियम। नियम नंबर 1 लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविकता का नियम। प्रभाविकता का नियम। इस नियम को समझाने के लिए मैं इतना आसान सा उदाहरण आपको दे देता हूं प्यारे विद्यार्थियों। मान लीजिए आप किसी ऐसे राज्य में रह रहे हैं जहां पर आप किसी राजा के अधीन हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि आप वहां पर कोई ऑर्डर देंगे वो मान्य होगा या राजा के द्वारा दिया गया ऑर्डर मान्य होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का जवाब यही होगा कि सर राजा के द्वारा दिया गया ऑर्डर ही मान्य होगा। तो इसे प्रभाविकता का नियम कहते हैं। मेंडल ने क्या देखा कि ये जो 7 गुण मेंडल ने थे, ये जो गुण थे प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रभावी गुण थे। इस साइड वाले ये सारे के सारे क्या थे? प्रभावी गुण। प्रभावी गुण, ठीक है। इधर वाले क्या थे? ये थे प्रभावी गुण, और इधर वाले जो थे ये थे अप्रभावी गुण। तो उसने कहा कि ये तो राजा हैं, जिस मटर में ये गुण है वो तो राजा हैं, और जिस मटर में ये गुण है वो प्रजा है। यहां पर लिख दूं क्या? राजा। ये लिख देता हूं प्रजा, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, इधर वाले राजा हैं, इधर वाले प्रजा हैं, तो अगली पीढ़ी में किसके गुण जाएंगे? राजा के या प्रजा के? तो आप सभी कहोगे सर राजा के। तो मेंडल ने जब ये किया तो उसको भी पता लग गया कि राजा के। देखिए, जैसे मान लीजिए ये गुण है, लंबा पौधा और ये छोटा पौधा। ठीक है, लंबा पौधा और छोटा पौधा। तो मेंडल ने देखा प्यारे विद्यार्थियों, ये मान लीजिए लंबा पौधा था, टाल, बड़े टी से हम लिखते हैं लंबे पौधे। ठीक है, और ये हैं छोटे पौधे। ये क्या है? बोने पौधे, बोने। ठीक है, अब ये मान लीजिए पौधा वो है, ये मेल है और ये फीमेल पौधा है। ठीक है, जब इनके गुणों को आपस में मिलाया जाएगा तो मैं एक तरफ इसके गुण लिख लेता हूं बड़ा टी, और दूसरी तरफ लिख लेता हूं प्यारे विद्यार्थियों इसके गुण छोटा टी और छोटा टी। ये पुरुष है यानी नर भाग है, ये पौधे का मादा भाग है। जब गुणों को मिलाएंगे, बड़े को हमेशा पहले लिखना, एक गुण इधर से लाना और एक इधर से लाना, क्योंकि अगली पीढ़ी में दोनों के गुण तो मिलेंगे। बड़े को पहले लिखना, बड़ा कौन है? यहां पर टी है, तो टी को पहले लिख लेता हूं मैं। ये लीजिए, इसको पहले लिख लेता हूं, इधर से छोटा। तो
तो एक गुण बड़े का आ गया, एक छोटे का आ गया, ठीक है। फिर अगले में इधर से टी आ गया, बड़ा पहले लिख लेता हूं, इधर से छोटा टी आ गया, तो इसमें भी एक गुण इसका आ गया और एक गुण इसका आ गया। ये अगली पीढ़ी में जो पौधे तैयार होंगे, कम से कम 4 पौधे तैयार होंगे, 1 2 3 4, उनको देख लेते हैं कि वो पौधे लंबे होंगे या बोने होंगे। मेंडल ने जो किया वो क्या किया, इधर से बड़ा आ गया, इधर से छोटा आ गया, इसमें भी इधर से बड़ा आ गया और इधर से छोटा आ गया। तो जो चारों पौधे तैयार हुए उसमें जो गुण आए, बड़ा टी और छोटा टी, ठीक है। तो F1 यानी पहली पीढ़ी का जो रिजल्ट था, F1 रिजल्ट, F1 मतलब पहली पीढ़ी, पहली पीढ़ी। क्या रिजल्ट आया इसमें, बड़ा टी, बड़ा जो लंबे पौधे थे, लंबे पौधे और बोने पौधे। अगर हम देखें अगली पीढ़ी में कौन से आए, तो अगर 4 पौधे तैयार हुए, 1 2 3 4, तो रिजल्ट उसने देखा कि चारों के चारों लंबे थे, बोना पौधा तो एक भी नहीं था। तो यहां से उसने अंदाजा लगाया कि जो बड़ा टी है यानी कि लंबे पौधे का गुण है उसका प्रभाव होता है और बोने पौधे का प्रभाव अगली पीढ़ी में नहीं देखा जाता, इसीलिए सारे के सारे पौधे लंबे ही तैयार हुए। और इसी से मेंडल ने बना दिया प्रभाविकता का नियम। और उसी से एक एक करके जब एक्सपेरिमेंट किए, इस गोल बीज वाले का झुर्रीदार से करवाया, तो अगली पीढ़ी में सारे पौधे गोल बीज वाले हुए। तो इसका मतलब गोल बीज का जो गुण है वो प्रभावी है। येलो कलर वाले का ग्रीन वाले से करवाया, अगर बीज की बात करें, येलो ग्रीन, येलो जो बीज था उसका ग्रीन बीज से कराया, तो अगली पीढ़ी में सारे पौधे येलो बीज वाले ही तैयार हुए। तो मेंडल ने यह कह दिया कि यह भी प्रभावी है। कलर्ड वाले का व्हाइट से कराया तो कलर्ड हुए, तो मेंडल ने इसको भी प्रभावी कह दिया। फूली वाली फली का कंस्ट्रक्टेड, सिकुड़ी हुई फली से उसने क्रॉस करवाया यानी गुणों को मिलाया, तो सारे फूली हुई फली वाले ही पौधे तैयार हुए। तो मेंडल ने कह दिया ये भी प्रभावी है। तो इस प्रकार से उसने एक एक एक्सपेरिमेंट करके ये देख लिया कि अगली पीढ़ी में पौधे तैयार कैसे होते हैं। बीज बनने के बाद जब हम उसको उगाएंगे, बीज तो बनेगा ही ना। जब एक पौधे के परागकण हम दूसरे पौधे के फीमेल पार्ट पर गिराएंगे तो बीज बनेगा ही। बीज बनने के बाद जब पौधों को उगाया गया तो एक्चुअल में रिजल्ट तो तब आया कि पौधे तैयार कैसे हुए। तो एक एक करके जब उसने इन एक्सपेरिमेंट को किया तो उसको पता लग गया कि ये गुण तो प्रभावी है और ये गुण अप्रभावी है। इनका प्रभाव तब होगा जब ये इनके साथ न हो। अगर ये इनमें से एक भी गुण इनके साथ है तो इन्हीं की चलेगी, इनकी नहीं चलेगी। तो इसी प्रकार अगर यहां पर देखें, एक बड़े का गुण एक छोटे का गुण, तो चली किसकी, बड़े की। छोटे की तब चलेगी जब दोनों के दोनों यहां पर छोटे टी आ जाएं। लेकिन चारों के अंदर कम से कम एक बड़ा टी था, एक छोटा टी था, एक बड़ा टी एक छोटा टी, एक बड़ा टी एक छोटा टी। तो बड़े के सामने छोटे की नहीं चलती, राजा के सामने प्रजा की नहीं चलती। तो इसी कारण से पहली पीढ़ी में जो पौधे तैयार हुए सभी के सभी लंबे तैयार हुए और इसे नाम दिया मेंडल ने प्रभाविकता का नियम, कि अगली पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही, अगली पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही अपना प्रभाव दिखाते हैं, अपना प्रभाव दिखाते हैं। अप्रभावी गुण अपना प्रभाव कब दिखाएंगे, जब उनके साथ कोई भी प्रभावी गुण न होगा तो। ठीक है, प्रजा की तब मानेगी जब बोलने वाला भी प्रजा है और सुनने वाली भी प्रजा है। अगर बोलने वाला राजा है, सुनने वाली प्रजा है तो राजा की चलेगी। ठीक है, और अगर बोलने वाला राजा है, सुनने वाली प्रजा है तो भी राजा की, और बोलने वाली प्रजा है, सुनने वाला राजा है तो भी राजा की चलेगी। अल्टीमेट डिसीजन राजा का होगा। इसी प्रकार हम यहां पर कह सकते हैं कि प्रभावी गुण का ही अगली पीढ़ी में असर देखा जाएगा, अप्रभावी का नहीं। तो ये जो रिजल्ट थे वो पहली पीढ़ी के थे। चारों के चारों पौधे कैसे तैयार हुए, एक बड़ा टी एक छोटा टी। गुण तो अगर देखा जाए तो चारों के अंदर एक गुण इधर से एक गुण इधर से, लेकिन प्रभावी गुण के कारण अप्रभावी गुण दब गया, वो दिखाई नहीं दिया। लेकिन बहुत जल्दी ही मेंडल को एक और आश्चर्य हुआ और वहां से दूसरा नियम लेकर के आया मेंडल, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
पृथक्करण का नियम। क्या किया मेंडल ने, जो पहली पीढ़ी में ये पौधे हमें मिले थे, एक बड़ा टी, एक छोटा टी, एक बड़ा टी, एक छोटा टी, इन्हीं को ले लिया मेंडल ने। एक पौधा वही ले लिया, नर पौधा था, दूसरा पौधा भी वही ले लिया जो पहली पीढ़ी में तैयार हुआ था, और इनकी आपस में क्या करवाई, क्रॉस करवाया। तो यहां पर हम लिख लेते हैं बड़ा टी छोटा टी, और ये नर पौधा है, और एक तरफ हमने मादा को ले लेना है, वो भी एक बड़ा टी और एक छोटा टी। अब देखिए आखिरकार होता क्या है, अगली पीढ़ी में क्या होगा। तो देखिए एक गुण इधर से आ गया, ये बड़ा टी, और एक इधर से आ गया। हम इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हाँ जी, इधर से आ गया बड़ा टी, इधर से आ गया बड़ा टी, फिर इधर से आ गया बड़ा टी। बड़े को मैं पहले लिख रहा हूं प्यारे विद्यार्थी, उसके पीछे कारण है कि बड़े को हमेशा पहले लिखा जाता है। इधर से बड़ा टी आ गया, उधर से आ गया छोटा टी, फिर इधर से आ गया बड़ा टी और इधर से आ गया छोटा टी, फिर ऊपर से आ गया छोटा टी और इधर से अभी आ गया छोटा टी। तो दोनों के गुण मिक्सअप हो गए प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन यहां पर एक रिजल्ट देखा, ये दूसरी पीढ़ी थी, F2 दूसरी पीढ़ी, वो पहली पीढ़ी थी। दूसरी पीढ़ी में उसने क्या देखा कि देखिए ये जो पौधा था, 4 पौधे तैयार किए, 1 2 3 4, तो उसने देखा कि लंबे पौधे कितने थे और बौने पौधे कितने थे। रिजल्ट क्या रहा, तो उसने देखा ये पौधा दोनों गुण लंबे वाले हैं, तो ये लंबा होगा। इसमें एक लंबा एक छोटा, छोटे वाले की वैसे ही नहीं चलती, वो अप्रभावी है, तो ये भी लंबा होगा। इसमें भी एक लंबा एक छोटा, तो छोटे की नहीं चलती, ये भी लंबा होगा। इसमें दोनों छोटे, तो ये पौधा बोना होगा, यानी कि 1 2 3, 3 लंबे और एक छोटा। तो उसने यहां से दूसरा नियम लगा दिया, पृथक्करण का नियम, कि हमेशा जरूरी नहीं कि प्रभावी गुण ही अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होंगे। जो है अगली पीढ़ी के अंदर मां बाप जैसे थे, उनसे अलग भी संतान पैदा हो सकती है। मां बाप दोनों लंबे थे, पौधा एक छोटा भी तैयार हुआ, जबकि इसके अंदर पहला जो रिजल्ट था इसका, एक पौधा लंबा था मां बाप में से, एक पौधा बोना था, फिर भी चारों लंबे हुए। लेकिन अगली पीढ़ी में जब दोनों लंबे लिए, ये भी लंबे और ये भी लंबे, लेकिन दूसरी पीढ़ी का जो रिजल्ट आया वो आया 3:1, 3:1। ये जो रिजल्ट था, ये था फिनोटाइप रिजल्ट। फिनोटाइप यानी दिखता कैसा है, दिखता कैसा है। और जीनोटाइप, जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप रिजल्ट, कि उसके जीन कैसे थे। तो जीनोटाइप में अगर देखा जाए प्यारे विद्यार्थियों, एक तो था बड़े टी वाला, 2 है एक बड़ा टी एक छोटे टी वाला, और एक है छोटा टी छोटा टी। तो यानी कि एक ये है, 1:2 ये है और एक ये है। तो अगर जीनोटाइप देखा जाए तो एक बड़ा टी, 2 पौधे ऐसे थे, एक बड़ा टी छोटे टी वाले, यानी हाइब्रिड कहते हैं जिसको, और एक छोटे टी वाला था यानी बोना पौधा। तो जीनोटिपिक रेशियो इसका रहा 1:2:1, और फिनोटिपिक यानी दिखे कैसे, लंबे कितने दिखेंगे और बोने कितने दिखेंगे, तो वो दिखेंगे 3:1। जीनोटाइप कैसा होगा, उनकी आंतरिक संरचना कैसी होगी, तो वो होगी 1:2:1 में। एक जो पौधा है वो दोनों टी बड़े होंगे, 2 पौधे होंगे जिसका एक टी बड़ा एक छोटा होगा, और एक पौधा ऐसा होगा जिसके दोनों टी छोटे होंगे। ये मेंडल का दूसरा नियम था, जिसे उसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण का नियम के नाम से जाना जाता है। अब तीसरा नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब मेंडल ने क्या किया, 2-2 गुण ले लिए, बोला कि एक एक गुण बहुत बार ले लिए मैंने। अब मैं क्या करता हूं कि ऐसे पौधा लेता हूं जो गोल भी है और बीज पीले हैं, दूसरा पौधा लेता हूं जो झुर्रीदार है और हरे बीज हैं, और इसी प्रकार 2-2 गुण लेने स्टार्ट कर दिए। या फिर जैसे ये भी ले सकता है कि राउंड है और ग्रीन है, रिंकल्ड है और येलो है।
ठीक है, या फिर राउंड है और लंबा है, झुर्रीदार है और बोना है, कोई भी दो दो गुण, दो इधर से और दो इधर से। तो मैं एक ले लेता हूं, ऊपर वाले दो ले लेता हूं प्यारे विद्यार्थी, और देखता हूं कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट में दो दो गुण लेकर के क्या किया। ठीक है, तो उसने क्या किया, एक पौधा ले लिया, बड़ा आर बड़ा वाई, यानी कि राउंड और येलो सीड, यानी गोल और पीले बीज वाला, गोल और पीले, गोल व पीले बीज। दूसरी तरफ वो पौधा ले लिया कि जो झुर्रीदार था और हरा था, बीज कैसे थे, रिंकल्ड थे, रिंकल्ड यानी जिसके बीज झुर्रीदार थे, एंड ग्रीन और हरे थे। ठीक है, झुर्रीदार और हरे बीज, वह हरे बीज वाला पौधा ले लिया, दो दो गुण ले लिए। ठीक है, और उसने इनका आपस में क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया। तो पहली पीढ़ी में जो पौधे तैयार हुए, एक गुण इधर से आया, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, तो सारे के सारे पौधे किधर से हुए, इधर से बड़ा आर आ गया, इधर से छोटा आर, जैसे पिछली बार हमने एक्सपेरिमेंट में देखा था प्रभाविकता के नियम में, इधर से बड़ा वाई आ गया और इधर से छोटा वाई आ गया। तो सारे के सारे पौधे कैसे हुए, गोल व पीले बीज वाले, पीले बीज वाले पौधे तैयार हुए सारे के सारे पहली पीढ़ी में। अब मेंडल को देखना यह था कि क्या दूसरी पीढ़ी में भी पौधे सारे गोल व पीले तैयार होंगे। तो यह रिजल्ट हम देखने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। उसने क्या किया, जो भी पौधे तैयार हुए थे वो ऐसे हुए थे, गोल व पीले, और एक पौधा गोल पीले का और दूसरा भी गोल पीले का ले लिया, ये देखने के लिए कि अगली पीढ़ी में रिजल्ट क्या आता है। तो दोनों का क्रॉस करवा दिया। अब इनके गुण को अलग अलग छांट लेता हूं। इस पौधे में 4 प्रकार के गुण हैं जिनको हम गैमीट बोलते हैं, गैमीट यानी कि युग्मक। ठीक है, तो इसमें एक जो जोड़ा नहीं बनाते जैसे मैथ के अंदर, जैसे 5 2 8 है, इससे मैक्सिमम कितने जोड़े बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं, तो 5 2 8 5 8 2 8 2 5 8 5 2, ठीक है, 2 5 8 2 8 5, इस प्रकार आप जोड़े बनाते हो ना। तो ऐसे ही जोड़े उसने देखा कि कौन कौन से गुण इनमें हो सकते हैं, तो गैमीट बना लिए। तो इसमें से क्या जोड़ा बन सकता है, एक तो बड़ा आर बड़ा वाई, ठीक है, दूसरा जोड़ा बन सकता है बड़ा आर और छोटा वाई, तीसरा जोड़ा बन सकता है छोटा आर और बड़ा वाई, और चौथा बन सकता है छोटा आर और छोटा वाई। बन गए 4 जोड़े। इसके भी बना लीजिए। इसके कौन से बनेंगे, इसके भी वही बनेंगे, बड़ा आर बड़ा वाई, बड़ा आर छोटा वाई, छोटा आर बड़ी वाई और छोटा आर छोटी वाई। 4 जोड़े इसके बन गए, 4 इसके बन गए, और इनका आपस में क्या करवा देते हैं, क्रॉस इनके जोड़ों का, और देखते हैं अगली पीढ़ी में क्या आएगा। ठीक है, एक तरफ मैं नर के लिख लेता हूं, एक तरफ मादा के, और इनके जोड़ों का रिजल्ट हम अभी देख लेते हैं कि क्या बनेगा। ठीक है, तो ये एक तरफ ले लेते हैं मेल, एक तरफ ले लेते हैं फीमेल। इसके लिख लेता हूं पहले मेल के, बड़ा आर बड़ा वाई, बड़ा आर छोटा वाई, छोटा आर बड़ी वाई, छोटा आर छोटी वाई। 4 जोड़े इसके बने। और इधर जो एक पौधा हमने लिया फीमेल, इसमें कौन से हैं, बड़ा आर बड़ी वाई, बड़ा आर छोटी वाई, छोटा आर बड़ी वाई और छोटा आर छोटी वाई। ये 4 गुण थे। अब इन गुणों को आपस में मिलाइए और दूसरी पीढ़ी का रिजल्ट पाइए। F2 दूसरी पीढ़ी का रिजल्ट क्या रहेगा। देखिए, अगर बड़ा होगा एक भी, मैंने बताया था कि प्रभावी गुण अगर एक भी होगा तो उसी की चलेगी। राजा अगर अकेला भी है तो उसकी चलेगी। तो अगर जोड़े जो हम बनाएंगे तो याद रखना कि बड़े को पहले लिखना है, छोटे को बाद में। चाहे इधर से उठाओ अक्षर, चाहे इधर से उठाओ, बड़े को पहले छोटे को बाद में। दूसरा यह है कि बड़ा अगर अकेला होगा तो उसकी चलेगी। बड़ा यहां पर आर है, गोल बीज में अगर एक भी आर होगा ना रिजल्ट के अंदर तो वो बीज गोल होगा, एक भी वाई होगा बड़ा तो वो बीज पीला होगा। तो जान लीजिए रिजल्ट क्या रहता है। इधर से उठा लेता हूं मैं बड़ा आर और इधर से भी बड़ा आर, ठीक है। फिर इधर से उठा लेता हूं बड़ा वाई और इधर से भी बड़ा वाई।
तो इसके अंदर जो चारों ही बड़े हैं, तो ये पौधे कैसे होंगे? गोल और पीले, क्योंकि आर जो है वो प्रभावी है, और आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है प्यारे विद्यार्थियों? आर कर रहा है गोल को, छोटा आर किसको कर रहा है? झुर्रीदार को, बड़ा वाई किसको कर रहा है? पीले को, दोनों छोटे वाई किसको कर रहे हैं? हरे को। तो यहां पर वही चीज आपको देखनी है, यहां तो सारे बड़े हैं, तो ये पौधा कैसा होगा? गोल और पीले बीज वाला। यहां पर इधर से आ गया बड़ा आर, उधर से भी बड़ा आर, इधर से आ गया बड़ा वाई, और उधर से आ गया छोटा वाई। ठीक है, तो इसमें एक दोनों आर बड़े हैं तो गोल होगा, एक वाई बड़ा है, वाई अगर एक भी बड़ा है तो पीला होगा, क्योंकि बड़ा वाई प्रभावी है और छोटा वाई अप्रभावी है। आर दोनों ही बड़े हैं, अगर एक भी होता तो गोल होता, दोनों है तो भी गोल होगा, तो ये पौधा भी गोल और पीले बीज वाला होगा। अगला देख लेते हैं, इधर आ गया, यहां से आ गया बड़ा आर, इधर से आ गया छोटा आर, इधर से आ गया बड़ा वाई, और इधर से बड़ा वाई। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें भी क्या होगा? एक आर बड़ा है तो गोल, अकेला आर भी है तो भी चलेगी, अकेला वाई बड़ा है तो उसकी भी चलेगी, तो ये भी गोल और पीला होगा। अगले को देख लेते हैं, इधर से आ गया बड़ा आर, इधर से आ गया छोटा आर, इधर से आ गया बड़ा वाई, और इधर से आ गई छोटी वाई। तो इसमें एक आर बड़ा है, एक वाई बड़ी है, इन्हीं की चलेगी। एक बड़ा आर यानी गोल बीज, एक बड़ी वाई यानी पीला बीज। अगला देख लेते हैं, इधर से आ गया प्यारे विद्यार्थियों बड़ा आर, उधर से भी आ गया बड़ा आर, उधर से आ गया बड़ा वाई, और इधर से आ गया छोटा वाई। तो इसमें भी गोल और पीला। अभी तक जो 5 रिजल्ट आए हैं पौधों के, कुल 16 रिजल्ट निकलेंगे, जिसमें से पांचों के पांचों गोल और पीले हैं, क्योंकि सभी के अंदर कम से कम एक आर बड़ा है और सभी में कम से कम एक वाई बड़ी है। अगले को देख लेते हैं, इधर से आ गया बड़ा आर, उधर से भी बड़ा आर, इधर से छोटी वाई, और उधर से भी छोटी वाई। इसका रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट है, गोल हुआ लेकिन दोनों वाई छोटे हैं, एक भी बड़ी नहीं है। छोटे वाई किसको रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे विद्यार्थियों? हरे को। छोटे वाई का मतलब क्या है? हरा। जब दोनों ही छोटे होंगे तो ये होगा गोल और हरा, गोल और हरा, नोट कर लेना, ये होगा गोल और हरा। अगले को देख लो, यहां से आ गया बड़ा आर, उधर से आ गया छोटा आर, उधर से फिर बड़ी वाई, और उधर से छोटी वाई। ये गोल पीला होगा, क्योंकि एक आर बड़ा है, एक वाई बड़ा है। अगले को देख लेते हैं, यहां से आ गया बड़ा आर, उधर से आ गया छोटा आर, उधर से आ गई छोटी वाई, उधर से आ गई बड़ी वाई। ये होगा गोल और हरा, ये भी गोल और हरा, ये भी गोल और हरा। बाकी जो है 1 2 3 4 5 6 ये गोल पीले हैं। नीचे आ जाते हैं, यहां से बड़ा आर, इधर से छोटा आर, उधर से बड़ी वाई, और उधर से बड़ी वाई। ठीक है, ये भी गोल और पीला होगा। एक और गोल पीला आ गया, क्योंकि कम से कम एक आर बड़ा है, एक वाई बड़ी है। इधर से आ गया बड़ा आर, उधर से आ गया छोटा आर, उधर से आ गई बड़ी वाई, उधर से आ गई छोटी वाई। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? गोल और पीला। अगला देख लेते हैं, इधर से आ गया छोटा आर, इधर से भी छोटा आर, उधर से आ गई बड़ी वाई, उधर से भी बड़ी वाई। ये अलग वैरायटी बन गई, दोनों आर छोटे। जब दोनों आर छोटे हो तो उसे बोला जाता है झुर्रीदार यानी रिंकल्ड। तो ये हुआ झुर्रीदार, और दोनों वाई बड़ी है तो झुर्रीदार और पीला, नई वैरायटी यहां पर बन गई। एक यहां पर बनी थी गोल और हरा, ये भी गोल और हरा था, ये बन गया झुर्रीदार और पीला, और बाकी सब जो है गोल पीले हैं फिलहाल। आगे देख लेते हैं, यहां भी देख लीजिए, ये भी छोटा, उधर भी छोटा। ठीक है, ये बड़ा और उधर छोटा। तो ये भी झुर्रीदार और पीला, 2 झुर्रीदार और पीले मिल चुके हैं, एक गोल हरा मिल चुका है। ये दो गोल हरे, 2 झुर्रीदार पीले। नीचे के 4 रिजल्ट देखते हैं, यहां से बड़ा आर, इधर से छोटा आर, यहां से बड़ी वाई, इधर से छोटी वाई। ठीक है, ये भी गोल पीला, क्योंकि एक आर बड़ा है, एक वाई कम से कम बड़ी है। फिर अगला देख लेते हैं, यहां से आ गया बड़ा आर, यहां से आ गया छोटा आर, यहां से आ गई छोटी वाई,
यहां से भी छोटी वाई। तो ये हो गया गोल और हरा, ये गोल हरा, ये गोल हरा, ये गोल हरा। गोल हरे 3 मिल चुके हैं, झुर्रीदार पीले 2 मिल चुके हैं, बाकी सारे गोल पीले हैं। 2 ये, बाकी गोल पीले। अगला देखते हैं, यहां से छोटा आर, यहां से फिर छोटा आर, यहां से छोटी वाई, उधर से बड़ी वाई। तो ये हो गया झुर्रीदार पीला। ये कितने हो गए? 1 2 3, 3 झुर्रीदार पीले, 3 गोल हरे, गोल हरे, गोल हरे, गोल हरे। बाकी जो है 9 जो मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये मिले गोल पीले। और लास्ट वाला देख लेते हैं, यहां से छोटा आर, उधर से भी छोटा आर, यहां से छोटी वाई और उधर से भी छोटी वाई। ये अलग मिल गया 16 में, झुर्रीदार और हरा। केवल एकमात्र ऐसा मिला झुर्रीदार हरा। अब इसका रिजल्ट देख लेते हैं, यहां पर लिख लेता हूं गोल पीले कितने। गोल पीले हमने गिने 9 है, झुर्रीदार पीले, झुर्रीदार पीले ये हमें मिले 3। गोल हरे, गोल हरे, गोल हरे कौन है? 1 2 3, गोल हरे कितने मिले? 3। उसके बाद झुर्रीदार हरे ये मिले, ये मिला लास्ट वाला ये 1। तो अनुपात क्या आया प्यारे विद्यार्थियों? रिजल्ट क्या आया? अनुपात क्या आया? 9:3:3:1। ये था रिजल्ट तीसरे नियम का, जिसका नाम था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। कि जरूरी नहीं कि वही गुण अगली पीढ़ी में जाएं जो मां बाप में हैं, नए गुण नए कैरेक्टर्स भी उभर कर आ सकते हैं। ये मेंडल ने देखा प्यारे विद्यार्थियों अपने नंबर 3 एक्सपेरिमेंट में, जिसका नाम था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, उसके बाद हम चर्चा करते हैं क्रोमोसोम्स की, गुणसूत्र। प्यारे विद्यार्थियों अगर मनुष्य की बात करें तो 23 पेयर 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी, ठीक है, 23 जोड़ी, जिनमें से 22 जोड़ी अलिंगी, अलिंगी, अलिंगी यानी ऑटोसोम्स, इंग्लिश में लिख देता हूं ऑटोसोम्स। और एक जोड़ी जो है लिंगी यानी सेक्स क्रोमोसोम होता है, लिंगी गुणसूत्र होता है। ये गुणसूत्र ही है जिसके कारण, लिंगी मतलब सेक्स क्रोमोसोम, केवल एक जोड़ी होता है सेक्स क्रोमोसोम। यहां पर आप देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यहां तक ये तो है अलिंगी। और ये जो बच गया ये है सेक्स क्रोमोसोम यानी कि लिंगी गुणसूत्र। अगली पीढ़ी में लड़का पैदा होगा या लड़की होगी वो डिपेंड करता है इसके ऊपर। अगर ये XS है, XX दिख रहा है ना यहां पर XX, तो ये लड़की का गुणसूत्र है। अगर यहां पर होता XY तो ये गुणसूत्र लड़के के होते। 22 तो एक समान होते हैं, 23वें में अंतर होता है। 22 तो आपके शरीर में होते हैं, 23वां कहां पर होता है? लड़के में शुक्राणु में और लड़की में अंडाणु में। शुक्राणु यानी स्पर्म, अंडाणु यानी ओवम। इसके बारे में हम पिछले चैप्टर में रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो अब हम बात करते हैं, यही गुणसूत्र हैं जिनके अंदर पाया जाता है डीएनए, यही है जिनके अंदर पाया जाता है जीन। ये गुणसूत्र कहां होते हैं? हमने पहला चैप्टर कोशिका का बताया था, तो उसमें पूरा डिटेल में आपको बता दिया था कि क्रोमोसोम कहां होते हैं, इनका क्या काम है। तो ये पूरा कोशिका में आपको मिल जाएगा, यहां जिक्र नहीं करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों अब हम बात करते हैं लास्ट वाला गुणसूत्र यानी 23वां गुणसूत्र। वो हेल्प करता है सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि लिंग निर्धारण में, लिंग निर्धारण में। क्यों? क्योंकि लड़की में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं? XX, लड़के में XY यानी पुरुष में, मादा के अंदर XX
और पुरुष में मादा यानी फीमेल और पुरुष में एक्स वाई। तो क्या होता है, जब पुरुष का एक्स गुणसूत्र मादा के एक्स से मिलता है तो क्या बन गया, एक्स एक्स, यानी लड़की पैदा होगी। ठीक है, और मादा का एक्स जब पुरुष के वाई से मिलता है तो क्या बन गया, एक्स वाई, तो यानी कि लड़का पैदा होगा। तो लड़के का पैदा होना या लड़की का पैदा होना वो पुरुष के वाई क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। अगर वाई मिला तो लड़का होगा, पुरुष से एक्स गया तो लड़की होगी। यानी कि बच्चे के जेंडर निर्धारण में, लिंग निर्धारण में जो रोल होता है वो पिता का होता है। मां में तो दोनों ही एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो मां तो एक्स ही दे सकती है। लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी वो डिपेंड करता है कि पुरुष से कौन सा गुणसूत्र गया। पुरुष से एक्स गया तो लड़की होगी, पुरुष से वाई गया तो लड़का होगा। यह डिपेंड करता है पुरुष के गुणसूत्र पर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबल है लिंग निर्धारण में वो मेल है, ना कि फीमेल। हालांकि 50% गुण मां से आएंगे, 50% बाप से आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन लिंग निर्धारण में जो रोल प्ले करता है वो फादर यानी पिता करता है। क्लियर होगी बात यहां से। अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम में और क्या होता है, डीएनए क्या करता है, जीन क्या करता है, उसकी चर्चा कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, हमारे में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो होता है डीएनए, आनुवांशिक पदार्थ। और अगर वैसे पूछ लिया जाए कि आनुवांशिक इकाई क्या है तो वो जीन है। आनुवांशिक इकाई, हेरिडिटी यूनिट, क्योंकि सबसे छोटा जीन होता है। वैसे हमारे में जो गुण अगली पीढ़ी में लेके जाता है वो डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। और हमारे में 30,000 से 40,000 जीन पाए जाते हैं। 40,000 जीन पाए जाते हैं। एक जीन एक गुण को निर्धारित करता है, यानी आप में जितने भी गुण हैं वो अलग अलग जीन के हैं। आप अच्छे हैं, आप सच्चे हैं, आप ईमानदार हैं, आपके अंदर बेजोड़ शक्ति है, आप आत्मनिर्भर हैं, आप सहनशील हैं, आप दयालु हैं, या फिर आप अपोजिट में लें तो अगर मान लीजिए आप ईमानदार नहीं हैं, आप सच्चे नहीं हैं, आप जो है क्रूअल है, निर्दयी है, दयालु नहीं है, तो वो भी आपके जीन यानी आपके गुण के कारण होता है। तो एक जीन एक गुण को निर्धारित करता है। तो आप में गुण कितने हो गए, 30,000 से 40,000। तो आप देख लीजिए कि कितने गुणी हैं आप। ठीक है, तो एक जीन एक गुण को निर्धारित करता है। ठीक है, यह बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं आखिरकार डीएनए दिखता कैसे है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये देख लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहां पर बता देता हूं डीएनए। डीएनए का पूरा नाम है, डी का मतलब डीऑक्सी राइबो, एन का मतलब न्यूक्लिक, ए का मतलब एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये है डीएनए का नाम। डीएनए किससे मिलकर बना होता है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। हिंदी में लिख देता हूं मैं, न्यूक्लियोटाइड से, एक एक बात ना क्लियर कट बताएंगे, से मिलकर बनता है। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बनता है, न्यूक्लियोटाइड मिलकर बनता है, यहां पे पॉइंट वाइज दे देता हूं मैं, नंबर 1, नंबर 2। न्यूक्लियोटाइड बराबर होता है किस किस के, किन से मिलके बनता है। नंबर 1 सुगर, सुगर भी इसमें कैसा होता है, पेंटोज, इस प्रकार का, पंचभुज बोलते हैं ना जैसे, पेंटोज सुगर। नाइट्रोजनधारी बेस, नाइट्रोजीनस बेस, और फास्फेट ग्रुप, फास्फेट ग्रुप। हिंदी में लिख देता हूं, शर्करा, पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजन
नाइट्रोजन धारी अक्षार, और फास्फेट समूह, ये तीन चीजें होती हैं न्यूक्लियोटाइड में। ये तीन चीजें होती हैं न्यूक्लियोटाइड में। तो सैकड़ों न्यूक्लियोटाइड से बनता है डीएनए। ये चीज आपको ना एकदम क्रिस्टल क्लियर पता लग जानी चाहिए डीएनए में होता क्या है। ये देखिए डीएनए का स्ट्रक्चर है। तो मैंने क्या लिखा यहां पर कि सुगर, फास्फेट और नाइट्रोजनस बेस इनसे मिलकर बना होता है। तो जो डीएनए की बैकबोन है ये बनी होती है सुगर फास्फेट। देखो लिख भी रखा है सुगर फास्फेट, और बीच में जो है ये है नाइट्रोजन धारी बेस। अगले पेज पे मैं लिख देता हूं डीएनए की बैकबोन सुगर और फास्फेट से मिलकर बनी होती है, फास्फेट से मिलकर बनी होती है तथा नाइट्रोजनस बेस यानी नाइट्रोजनधारी बेस, नाइट्रोजनधारी अक्षार, इंग्लिश में भी मैं यहां पे लिखूंगा क्योंकि जरूरी है लिखना, नाइट्रोजनस बेस इसके बीच में होते हैं, अब शुगर के बारे में भी आपको पता है, और फास्फेट क्या होता है PO4, फास्फेट के बारे में भी पता है। PO4 को कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों फास्फेट। ठीक है, ये भी आपको पता है। यहां पे मैं लिख देता हूं थोड़ा सा डिफरेंट कलर में। शुगर के बारे में भी पता है। अब ये नाइट्रोजनस बेस क्या है इसको बता देता हूं मैं आपको। नाइट्रोजनस बेस नाइट्रोजनधारी अक्षार। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक को बोलते हैं प्यूरिन। दो प्रकार के होते हैं प्यूरिन, और दूसरे होते हैं पायरिमिडिन। तो दो प्रकार के होते हैं। प्यूरिन में क्या आता है? प्यूरिन में दो होते हैं। प्यूरिन में होते हैं ए यानी एडिनिन और जी यानी ग्वाइनिन। पायरिमिडिन में होते हैं सी यानी साइटोसिन, जो बेस है उनकी बात कर रहा हूं, और टी यानी थाइमिन। तो ये चार बेस हैं, दो प्यूरिन के दो पायरिमिडिन के। इनको बोलते हैं नाइट्रोजन धारी अक्षार। ये होते हैं डीएनए में। यहां पे आप देख सकते हैं ATGC। ठीक है, ये बीच में होते हैं, और जो बैकबोन है ये बनी होती है सुगर फास्फेट की। तो मेरे ख्याल में आपको बड़ी इजीली डीएनए के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि बीच में क्या होते हैं नाइट्रोजन धारी बेस। तो मैं थोड़ा सा इसके डीएनए के बारे में कंप्लीटली आपको लिख देता हूं यहां पर अगले पेज पर। डीएनए नंबर 1, डीएनए में बैकबोन तो मैंने लिख दिया था। बैकबोन शुगर और फास्फेट की बनती है, शुगर और फास्फेट की होती है। ठीक है। नंबर 2, एडिनिन जो है, एडिनिन थाइमिन के साथ, थाइमिन क्या होता है? THYMINE। जैसे मैंने कहा था ना कि चार बेस होते हैं, एडिनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, थाइमिन। तो एडिनिन थाइमिन से जुड़ता है और ग्वाइनिन साइटोसिन से। डीएनए की अगर हम बात करें, एडिनिन थाइमिन के साथ तथा साइटोसिन ग्वाइनिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में जो बंध है, जिसकी सहायता से ये रस्सी की सहायता से जुड़े हुए हैं, उसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध।
हाइड्रोजन बंध ग्वाइनिन के साथ जो है साइटोसिन ग्वाइनिन के साथ हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। कितने कितने जोड़ होते हैं इनमें? जो एडेनिन है, एडेनिन दोहरे हाइड्रोजन बंध से, एडेनिन दोहरे हाइड्रोजन बंध से थाइमिन के साथ तथा साइटोसिन ग्वाइनिन से तिहरे आबंध से जुड़ता है, तिहरे बंध के साथ जुड़ता है। मैं यहां पे आपको दिखाऊंगा पेज में पीछे ले जाके कि डीएनए में ये बेस कैसे जुड़ते हैं। आप थोड़ा पीछे आ जाइए, यहां पर देखिए, ये देखिए कि डीएनए के अंदर जो बैकबोन है वो सुगर फास्फेट की है। बीच में जो जुड़े हुए हैं बेस टी ए सी जी ए टी जी सी, इसके और इसके बीच में जो आबंध है वो दोहरा है और इसके बीच में तिहरा है। यानी ए टी दोहरे आबंध से और सी जी तिहरे आबंध के साथ यानी हाइड्रोजन बंध के साथ आपस में जुड़े होते हैं। और एक इसके अंदर एक कोयल में ये 10 होते हैं प्यारे विद्यार्थियों। यहां पर आपको 2 4 6 दिख रहे हैं, 4 नहीं दिख रहे। टोटल जो है बेस वो 10 होते हैं। डीएनए की एक कोयल में कुल 10 बेस होते हैं। कितने होते हैं? 10। नंबर 4 पे ले चलते हैं आपको। डीएनए की के एक हेलिक्स, हेलिक्स क्या होता है? ये इस प्रकार का एक हेलिक्स, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है। एक हेलिक्स में इसको हम क्या बोलते हैं? हेलिक्स। एक हेलिक्स में 10 पेयर होते हैं, 10 पेयर, 10 बेस होते हैं। दस बेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद डीएनए के एक हेलिक्स की लंबाई, प्यारे विद्यार्थियों, एक हेलिक्स की लंबाई 3.4 नैनोमीटर होती है। नैनोमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -9, यानी 1 मीटर से 10 की पावर -9 गुना छोटा। एक के आगे 9 जीरो लगा लीजिए, कितना बनेगा? आप कैलकुलेट कीजिए, 9 जीरो, 10 करोड़ गुना छोटा। 1 मीटर से 10 करोड़ गुना छोटा एक हेलिक्स होता है डीएनए का। तो इतना छोटा होता है डीएनए। तो डीएनए के एक हेलिक्स की लंबाई, डीएनए के एक हेलिक्स की लंबाई 3.4 नैनोमीटर होती है, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देता हूं, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -9 मीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 के नीचे यहां पे मैं 0 लगा देता हूं, 5 6 7 8 9, ये हो गया। इतना छोटा 1 मीटर से डीएनए का एक हेलिक्स होता है, ठीक है। और डीएनए के 2 बेस पेयर के बीच लंबाई टोटल 10 होते हैं, तो 2 के बीच लंबाई कितनी होगी? 0.34 नैनोमीटर होती है, 0.34 नैनोमीटर होती है। और चौड़ाई कितनी होती है डीएनए की? डीएनए की चौड़ाई होती है 2 नैनोमीटर। डीएनए की चौड़ाई 2 नैनोमीटर होती है। तो ये चीज सारी आपको क्लियर होगी कि अब आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी कि डीएनए में एक्चुअली होता क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा आज का कंप्लीट था जेनेटिक्स के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया पूरी इंफॉर्मेशन बारीकी से, ठीक है। अगले वीडियो के अंदर हम आपको लेकर के चलेंगे कि इस प्रकार से मनुष्य की उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति से लेकर के अब तक मनुष्य ने कहां कहां क्या क्या बदलाव आए, किससे बना, कैसे बना, उन सभी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।